हाँ एक बार भाग के भागता। चलो भाई क्लास एक बार सुनिधि देखना वो उसमें कर रहा है कुछ भी नहीं उसका बीच में बटन दबाना वो चालू है ऐसे को लटका नहीं गिरे ना वो नहीं बीच का आशीष करी साइड से हाँ बीच में दबाए रखो बटन हुआ अब आ रही है आवाज। हेलो चलिए भाई क्लास बोर्ड पे हेलोल्केन्स हेलोरिन्स चल रहा था। अबाउट टू एंड चैप्टर क्योंकि आपको पता है प्रिपरेशंस भी हो चुकी हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हो चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ रह गया था है ना। चलो बॉइलिंग पॉइंट आ गया सबको समझ में। कुछ मैंने बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा आते के साथ ही, पढ़ के आए हो यार फ्यूज यार लड़कियों को थोड़ा समझने का मौका तो दो तुम, अभी वो सदमे से बाहर नहीं है अभी तक। अब क्या आया तैयार करके तुम लोग टेस्ट में तो अच्छा कर जाते हो तुम लोग, वैसे तुम लोग खराब रहते हो भाई क्लास में बताने। देखिए भाई ऐसा है बोर्ड पे, अब सब बच्चे देखिए, अगर आप लास्ट क्लास आए हैं तो आपको पता होगा लास्ट क्लास एक टॉपिक चल रहा था बॉइलिंग पॉइंट का, कि हमें कैसे पता लगेगा किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हम कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे, कर लिया है डिस्कस ना लगभग, अगर आपको याद है तो। हाँ पीडीएफ भर चुकी है ये कह रहे हो, चलो कोई नहीं वो हो जाएगा पूरा। सो गाइस मुझे एक बात बताओ कैसे हम किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट पता लगाते हैं, इसके मैंने कुछ तरीके आपको बताए थे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अगर कंपाउंड्स हैं, कोई हेलोल्केन है कोई हाइड्रोकार्बन है, अभी दो का सिखाया हेलोल्केन और हाइड्रोकार्बन, तो आपको पता है हेलोल्केन के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है ज्यादा होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। बिल्कुल जल्दी बताऊंगा 2 मिनट के अंदर बिकॉज मैं पूरा टॉपिक करा चुका हूँ। तो जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है वो उतनी जल्दी बॉयल नहीं होगा, तो आपको पता है हेलोल्केन्स उतनी जल्दी बॉयल नहीं होते, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर सारे हेलोल्केन आ जाए तो आपको पता है फिर मास चेक करना होता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि जो भारी पार्टिकल होगा ना वो इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होगा। सो जैसे हैवी होगा बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। लास्ट क्लास ये बताया था मैंने, नहीं आ रहा है अर्जुन याद। और अगर मास भी सेम मिल जाए, अगर मास भी सेम मिल जैसे ये रहा 5 कार्बन 1 क्लोरीन 5 कार्बन 1 क्लोरीन, मास भी सेम हो क्लास भी सेम हो, तो फिर हम ब्रांच चेक करने, जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है तो ये सब मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ये नहीं कराया तो आप वीडियो कवर करिए, बात बन जाएगी। कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा मार्क, कभी भी नहीं मिलेगा वो, उसमें फिर आप जज ही नहीं कर सकते ना, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली थोड़ा ना कर रहे हो जो आप बता दोगे। तो ये जो जजमेंट थियोरेटिकल आप ले रहे हो ना उसके लिए कुछ रूल्स है कि आप क्वेश्चन ही वैसे दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकता एक का मास ज्यादा दे दे फिर एक दूसरा वाला मतलब इसका मास ज्यादा दे दे और वो हेलोल्केन दे दे, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए कंपेरेबल मासेस है। देखो 2 कार्बन और 1 कार्बन 1 क्लोरीन का मास लगभग आसपास सेम आ जाएगा, तो इससे कंपेरेबल होना चाहिए मासेस। ठीक है तो ये जब ये बुक्स में भी लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि ये बातें तब हैं जब ये सारे मासेस कंपेरेबल होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है सो गाइज बॉइलिंग पॉइंट डन होता है। अब इसके बाद बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बाद ना बात शुरू होती है डेंसिटी की। ए बस भाई बात शुरू होती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी में कुछ नहीं है, जो मास को लेके है वही डेंसिटी को लेके है। डेंसिटी क्या होता है आपको पता है सब बच्चों को, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी एक तरीके से मास के बोलो क्या होती है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंपल। तो मैं अगर पूछूं विच वन इज ऑफ हायर डेंस मतलब हायर डेंसिटी, और क्वेश्चन आया आप लोगों को CS3I, अब बोला गया इनमें से बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, बोलो बोलो डेंसिटी जिसका मास ज्यादा होगा। तो बेसिकली आयोडीन वाला, फर्स्ट वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर बोलो फोर्थ वाले की,
फिर बोलो थर्ड वाले की, और फिर बोलो सेकंड वाले की। मुझे लगता है क्लियर होगा इजीली। इसका बताओ जल्दी से। बताओ किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी? फर्स्ट वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बोलो थर्ड वाले की बिकॉज 3 क्लोरीन है, फिर बोलो सेकंड वाले की, और फिर बोलो फोर्थ वालों की। सो मुझे लगता है डेंसिटी वाले में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं हल्का से पीछे होना लग जाएगा। तो मुझे ये बताओ जरा बच्चों, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई डेंसिटी वाली? नहीं आई बात समझ में? अच्छा एक बात और सुनिए। अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे जो मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट। आपको मैं पूछता हूं इन सब में मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? एक ऑर्थो डेरिवेटिव है, एक मेटा डेरिवेटिव है, और एक पैरा डेरिवेटिव है। कहते हैं सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? बस मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं पैरा वाले का ना बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मैक्सिमम होता है। अरे सुनो पूरी बात। अगर एनसीईआरटी तो मुझे एक बार दिखाओ, मैं आपको वैल्यूज भी बताता हूं। दिखाओ। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 323 केल्विन। ओए बस भाई। मेटा वाले का है 249 और इसका बोलो कितना है? 256। इन दोनों की बात नहीं करेगा बिकॉज बहुत नियर बाय होता है, तो हम कभी कंपेरिजन इनका करते ही नहीं है। हम बात करते हैं उसकी। देखो उसका आपको दिखा इन दोनों से बहुत ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे निर्भर करता है? मेल्ट किन चीजों को करते हैं आप? सॉलिड चीजों को। अब सॉलिड चीजें मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो ऐसी चीजें जो बहुत टाइटली पैक्ड है, ऐसी चीजें जो बहुत टाइटली पैक्ड है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बोलो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। कहते हैं कि जो पैरा वाला आइसोमर है, ये देखो सॉलिड ऐसा होता है, और इसको मेल्ट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स खुलेंगे और भैया मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आएंगे। फिर लिक्विड और ज्यादा हीट करेंगे तो लिक्विड से बोलो और स्पेस बनेगा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, गैस में आ जाएंगे। मेरा बस ये कहना है कि पैरा वाले जो आइसोमर्स होते हैं, मतलब जो पैरा वाले कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो पैरा वाले होते हैं ना बच्चों, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में ना अपनी सिमेट्रिकल शेप के कारण ना बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर मुझे इन कई सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लगाना हो तो सबसे बेटर फिटिंग किसमें होगी? जरा बताओ, आप खुद बताओ ना। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बेटर तरीके से क्लोजली पैक्ड कौन से वाले आइसोमर्स हो सकते हैं? पैरा वाले। क्योंकि इसका अगर इसी के साथ एक और प्लेस करोगे तो उतना बढ़िया फिटमेंट नहीं बन पाएगा, या बोलो कि इनकी सिमेट्रिकल शेप ना होने के कारण ये उतने क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे। कौन से वाले बोलो? मेटा वाले, और बोलो कौन से? ऑर्थो वाले। लेकिन इसकी सिमेट्रिकल शेप के कारण जो इसकी पैकिंग होने वाली है बहुत बढ़िया होने वाली है, जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। बिकॉज अगर ज्यादा बढ़िया पैकिंग होगी तो उसको मेल्ट करना उतने बोलो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम, हाँ बोलो। नहीं मैं वो कर दिया ना, मैंने ऐसे कर दिया ना। ये ऐसे अलग अलग है, अलग अलग है ये, अलग अलग है ये, ठीक है? नेपथलीन वाला सीन नहीं है। तो गाइज मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ड्यू टू द सिमेट्री इन पैरा आइसोमर्स, they better fit into their crystal lattice and hence their melting point is very high. बच्चों एक बार पढ़ो इसको पूरे को। पढ़ो। मैं एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से आने जो पढ़ा रहा हूं, बस तुम्हें ढंग से पढ़ लेने हैं। बताओ, नहीं आया समझ में? पढ़ो एक बार। डन। चलिए लास्ट बात करते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का। देखिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो वी हैव डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। हर बार ऐसे ही करेंगे। जो भी क्लास ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, अगर हम एल्कोहल्स पढ़ेंगे
तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स का मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी एंड उसकी सॉल्युबिलिटी, ये सब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि अच्छा सॉल्युबिलिटी की बात भी हमेशा किससे है, वाटर में कितने सॉल्युबल है। तो हैलो अल्केन्स पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ है और वहां एक कांसेप्ट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक का। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब एक सिंपल चीज होती है, पोलर चीजें पोलर में घुलती है और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा, अदरवाइज पेपर में गलत करके आओगे, बता रहा हूं। ढंग से सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं, ढंग से सुनिएगा। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है पोलर चीजें पोलर में घुलती हैं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन। अब ये नॉन पोलर पोलर क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस जैसी पोलैरिटी आ जाए वो पोलर है, जिसमें नहीं आ पा रही वो क्या है, बोलो नॉन पोलर है। अब ऐसे कैसे, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि NaCl है या मान लो HCl है, तो HCl में पोलैरिटी है क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचता है, ये माइनस रहता है प्लस रहता है। और आपको पता है पानी जो होता है, पानी के अंदर तो पोलैरिटी होती ही है, पानी के अंदर तो पोलैरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है अपने आपको पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये खींचता है ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन। किसी को अगर अभी भी ये चीज नहीं आती ना बच्चों, तो फिर आपको वैसे ही बहुत दिक्कत है भाई, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो कोई एक एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। और ये बात मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में भी आपको सिखाने की कोशिश करी थी कि जब शेयरिंग हो रही होती है तो कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरा वाला क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सो क्लोरीन ने अगर अपनी तरफ खींचा तो ये बन गया पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने खींचा तो ऑक्सीजन बन गया पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया पार्शियल पॉजिटिव। एम आई राइट? सो गाइस ये पोलर वो पोलर तो डिसॉल्व होता है, ये बढ़िया डिसॉल्व होता है, पोलर लाइक पोलर। लेकिन अगर आप सोचे ना कि, ध्यान सुनना, अगर आप सोचे कि जो ये इथेन है, मान लो C2H6 है, या कोई भी बेसिकली ऐसा हाइड्रोकार्बन है, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन में कोई भी पोलैरिटी तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, क्योंकि पानी है पोलर और ये बोलो क्या है नॉन पोलर। तो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, पेट्रोल बेसिकली ऑक्टेन होता है, C8H18। आप पानी में घोल के देखिए, पानी में पेट्रोल नहीं घुलेगा। ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, पानी में घोल के देखिए नहीं घुलेंगे, बिकॉज वो है नॉन पोलर और पानी बोलो क्या है पोलर, तो नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता। लेकिन अगर इसी चीज को तुमने बेंजीन में घोलने की कोशिश करी ना, आप जानते हैं बच्चों बेंजीन भी एक तरह का सॉल्वेंट है, भूलिए मत, हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बेंजीन को कई बार सॉल्वेंट बनाया है। सो बेंजीन भी एक तरह का सॉल्वेंट है, और बेंजीन जब सॉल्वेंट है तो ये दोनों घुल जाएंगे, बिकॉज ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में घुलते हैं और पोलर पोलर में घुलते हैं। ये बताना बहुत जरूरी था इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो इसी पे बना हुआ है। क्लियर हुआ? अब आप लोग मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब दें कि हाँ देखो, कुछ पोलैरिटी ग्लूकोज में होती है, बिकॉज ग्लूकोज होता है C6H12O6, और उसमें जो इधर जो C6H12O6 होता है ना, उसमें अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है, CHO ऐसा होता है, और इसमें तो भैया पोलैरिटी है ना, O पे माइनस C पे प्लस, तो बेसिकली पोलैरिटी है उसके अंदर, तो वो सॉल्युबल है। ऑक्सीजन की पोलैरिटी आती है, कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी नहीं बन पाएगी। बच्चों प्लीज, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास कोई हैलोल्केन है CH3Cl और ये है वाटर, मुझे बताओ दोनों पोलर हैं कि नहीं? क्योंकि आपको इसका तो पता है पोलर है, अरे बोलो, और ये भी पोलर है क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या होना चाहिए? घुलना चाहिए। लेकिन यहाँ यही सवाल है, कहते हैं कि ये पोलर तो है, हैलोल्केन और वाटर दोनों ही पोलर हैं, ऑल्दो बोथ हैलोल्केन एंड वाटर आर पोलर इन नेचर, बट हैलोल्केन्स आर नॉट वेरी सोल्यूबल इन वाटर। फिर भी ये बहुत ज्यादा पानी में सोल्यूबल नहीं होते। अब इसका क्या कारण हो सकता है? कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक का करता है काम, बिल्कुल करता है बच्चों, लेकिन यहाँ ये कह रहा है ये भी पोलर वो भी पोलर, फिर घुल क्यों नहीं रहा? नहीं, क्यों नहीं उठ पा रहे? Although haloalkanes are polar in nature, yet they are not much soluble in water. बोलो, पढ़ के नहीं बोलना। अब एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, देखो भाई, लाइक डिसॉल्व लाइक तो है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, जब मैं रॉल्स लॉ पढ़ा रहा था मैं तो एक बात और कर रहा था उसमें, हैलोल्केन्स
का जो पहले वाला लिक्विड होगा, समझिएगा बच्चों, मान लो ये हेलोकेन है, इधर पीछे लगन बातें करते रहोगे नहीं होएगा, फिर तुम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो दोनों। ये मेरे पास ए के पार्टिकल्स है, मतलब हेलोकेन हेलोकेन के पार्टिकल्स है, ये पूरा हेलोकेन है, और ये वाला मेरे पास बोलो क्या है, वाटर है मान लो, दूसरा सॉल्वेंट है बीबी के पार्टिकल है। बच्चों ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बात और जाननी पड़ेगी, कोई भी दो चीजें सिर्फ तब घुलती हैं जब उनके बीच में बनने वाली नई इंटरेक्शन, अनुराग यहां पर ए और बी को तुमने मिलाया तो ए और बी तभी सबसे बढ़िया तरीके से घुलेगा जब उनके बीच में बनने वाली जो नई इंटरेक्शन है, यानी ए बी इंटरेक्शन, यानी ए बी इंटरेक्शन, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा पहले वाली ए और बी बी इंटरेक्शन से। अगर नहीं बनने वाली इंटरेक्शन पुरानी इंटरेक्शंस के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ही चीजें बोलो एक दूसरे में क्या होंगी, सोल्यूबल। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला अनुराग, नहीं है बात समझ में। ए और बी के बीच में बनने वाली नई इंटरेक्शन अगर पुरानी ए और बी से स्ट्रॉन्ग है तो ही वो सोल्यूबल होगा, अदरवाइज सोल्यूबल। अब तुम जानते हो वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हेलोकेन के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, तो ऑलरेडी उनका बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो नया बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में बनता है ना वो उतना बेहतर नहीं होता, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते, समझना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भी कि ऑल्दो हेलोकेन्स आर पोलर इन नेचर, हेलोकेन्स पोलर होते हैं नेचर में, येट दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा क्यों है कि वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते पानी के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, सिंस द न्यू इंटरेक्शन फॉर्म्ड बिटवीन द हेलोकेन एंड द वाटर is not that much stronger which is already present between the हेलोकेन and water molecule। नहीं आया समझ में, सिंपल आंसर। क्या बोलेंगे दोबारा सुनो, हेलोकेन्स आर नॉट मच soluble in water, it is because the new interaction formed between the हेलोकेन and water molecule is not that much stronger which is already present between the हेलोकेन and water molecule। एक बार पढ़ो जरा अपनी बुकलेट के अंदर लास्ट पेज पढ़ो, इस सॉल्युबिलिटी वाला पूरा मुद्दा पढ़ लो, सॉल्युबिलिटी वाला पूरा मुद्दा पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। सॉल्युबिलिटी वाला पूरा पोर्शन पढ़ो। अरे बुकलेट कहाँ है, अरे बुकलेट नहीं लिए तो उसकी कॉपी करा लो कहीं से। आओ कनक, तुम्हारी बुकलेट ली नहीं, क्यों नहीं ले रहे हो बुकलेट, बहुत जरूरी, आप फिर कर पड़ेगा कैसे बताओ जरा, सीक्वेंस है सब उसमें, सारी चीजें दी हुई है, आप रजिस्टर भी तो लगा रहे हो, उसमें लिखते रहना सब कुछ, सब है उसमें। हाँ भाई हाँ, पढ़ोगे अभी तुम, पेपर जब आएगा ना तुम पढ़ोगे, बच्चे लास्ट तक ना बिल्कुल रंग देते हैं इनको। अब मुझे तुम ये बताओ फटाफट से, तुमने पढ़ा तो समझ में आया, वहां पर लिखा हुआ है कुछ ऐसा जैसे मैंने बताया, ये लिखा हुआ है, चैप्टर खत्म दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बीच में बस एक टॉपिक छूटा हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, बाकी सारा हो गया, बाकी सारा चैप्टर हो गया। अब चैप्टर सुन लीजिए, ओए पीछे सुनो, देखो हमने, मैं आपको एक फाइनल ओवरव्यू दे रहा हूँ। चैप्टर शुरू किया था हेलोकेन्स, ये ऑलमोस्ट खत्म चैप्टर है, अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज कुछ चीज बची हुई है वो बताऊंगा आखिरी क्या है, लेकिन शुरुआत से अगर याद करो ना तो सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन करवाई थी, और क्लासिफिकेशन आसान था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक एराइलिक, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है क्लासिफिकेशन कराया था। फिर मैंने तुम्हें नेचर ऑफ CX बॉन्ड करवाया था, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन, नहीं अटेंड करा वीडियोस कवर करिए, लेकिन ऑर्गेनिक बच्चों हल्के में मत लीजिए, पहले बोल रहा हूँ। फिर मैंने तुम लोगों को करवाया केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 और SN1, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है, लिख के ले लो, आप लोगों के फर्स्ट टर्म में भी आने वाली है, फाइनल में भी आएगी। उसके बाद करवाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, सिंपल 10th क्लास 11th क्लास वाली रिएक्शन है, पहले भी करवाई थी आप लोगों को, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, बगल वाले से H निकलेगा। फिर ग्रिग्नार्ड वाली आपको करवाई, 3 ही रिएक्शन थी, खत्म हो गई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद शुरू होता है वुड्स फिटिग। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, व्हाई हैलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रेजोनेंस था, इलेक्ट्रॉन रिचनेस आई थी, वो सब क्वेश्चंस पढ़े थे उसके अंदर। फिर मैं तुम लोगों को लेके आया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसमें मैंने आपको हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, ये सब करवाया। फिर मैं तुम्हें लेके चला गया प्रिपरेशंस के पास, और प्रिपरेशंस में मैंने तुम्हें अल्कोहल से प्रिपरेशन, अल्कीन से प्रिपरेशन, याद आ रहा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें फिनकिस्टन और स्वार्ट्ज आता है वो भी करवाया। क्लियर होता है कि नहीं होता? एंड उसके बाद मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाई है। तो 3 चीजें होती हैं भाई, 3 चीजें होती हैं, एक होती है प्रिपरेशंस, करवा चुका हूं,
एक होती है केमिकल रिएक्शंस, करवा चुका हूं, और एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी करवा चुका हूं। तीनों चीजें हमारी हो चुकी है भाई, क्लियर होती है। अब बचता है एक छोटा सा पोर्शन जो इस चैप्टर में अलग से दिया हुआ है ना, वो मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ। फिनिश यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? नहीं आया भैया कर लेना, आज ये वीडियो कवर कर लेना सारी की सारी, ठीक है। हल्के में मत लेना इन वीडियो चैप्टर्स को, भैया छोड़ दो बाद में कर लेंगे। क्या हुआ, कब खत्म होगा ये? भाई देखो, ये मान के चलो कि अब ये लास्ट टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस टॉपिक को लगता है 1 घंटा, अब आधा घंटा आज मिल जाएगा, आधे घंटे थोड़ा ज्यादा ही मिल जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आके 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारा एक कंपटीशन भी है, 15-20 मिनट में उसको खत्म करेंगे, और फिर 1 घंटे आपका चलेगा पूरा प्रॉपर कंपटीशन। 6-5 तक शुरू कर देंगे ना लास्ट, और 6-15-20 तक मैं खत्म कराऊंगा। उसके बाद 1 घंटे कंपटीशन रहेगा फ्रॉम द हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स। प्रिपेयर होके आइए बॉयज गर्ल्स, ठीक है। 1-0 से वो आगे चल रहे हैं 12th क्लास के अंदर, ध्यान रखना। विनिंग प्राइज कुछ नहीं है, कोई नहीं, हार के देखो फिर तेरे को फायदा पता लगेगा। इधर देखो, इधर देखो, देखिए जो मैं अब आपको टॉपिक करवाने वाला हूं बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओए सुनो भाई, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना बहुत ज्यादा डिटेल में ना आपके सिलेबस में डाला नहीं गया, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत डाल दिया। अब बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, समझने मेरी बात को समझना। ऑप्टिकल एक्टिविटी से लास्ट में लेते हैं ये टॉपिक, इन्होंने ना बहुत कंप्लीट तरीके से आपके सिलेबस में नहीं डाला, थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए इसका, ठीक है। तो वो हम सारा का सारा पढ़ेंगे जितना इन्होंने आइडिया देने को बोला है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अच्छा ऑप्टिक का मतलब क्या होता है बोलो? लाइट, लाइट से बात होने वाली है। तो यहाँ कुछ लाइट जैसा कुछ है, और मैं आप लोगों से, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझो अच्छे से। लाइट ना 2 तरह की होती है, एक होती है अनपोलराइज्ड लाइट और एक होती है पोलराइज्ड लाइट। कौन बच्चा बताया क्लास में कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क होता है? दोबारा बता अनुराग, दोबारा बता। डेफिनेशन पढ़ के बता दो चाहे तुम। टॉर्च वाली लाइट पोलराइज होती है, लेजर लाइट अनपोलराइज होती है। ये किसने बताया तुम्हें ऐसा? ऐसा किसने बताया तुम्हें? ये बताओ मेरे को, तुक्के मार रहे हो ना बिल्कुल। पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड किसी को नहीं पता क्लास के अंदर? स्कूल में तो हो गया वो तुम्हारा एल्केन, किसी के भी नहीं हुआ। फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, बिकॉज स्कूल में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सुनिए भाई, देखिए लाइट क्या है ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सुनो, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान सुनिए। तो जो सूरज से बेसिकली जो किरणें आ रही हैं, या बेसिकली इस ट्यूबलाइट से जो किरणें आ रही हैं, ये आप सब बच्चे जानते हो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वेव। इधर भाई अनुराग, ये सब वेव है। और वेव किस तरह की होती है? बेसिकली वेव ऐसे है, ऐसा होता है। जो बात बता रहा हूं ना, वो बहुत डिटेल्ड में ईएम वेव चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, उसमें पता लगेगा, क्योंकि चैप्टर ही वेव के ऊपर है। सो आपकी कोई भी लाइट होगी तो इस फॉर्मेट में आएगी। इस फॉर्मेट में आने का मतलब ये होता है उसके पास वाइब्रेशंस ना ऐसे भी होते हैं और नीचे की तरफ भी होते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मतलब कि मान लो कि जब ये लाइट आपके पास आ रही होगी तो आपको ऐसे ऐसे आपके पास पहुंच रही है। इधर भाई लगन, ऐसे 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 पहुंच रही है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लाइट हमारे पास आती है ना, सिर्फ उसके पास ये वाला एक पैटर्न नहीं होता है, उसके पास ये वाला पैटर्न भी होता है। समझना मेरी बात को। मींस इट हैज अ वाइब्रेशंस इन द वर्टिकल प्लेन, इट हैज अ वाइब्रेशंस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट हैज वाइब्रेशंस इस वाले प्लेन में भी होंगे जो ऐसे करके तिरछा बना हुआ है, और ऐसे वाले में भी होंगे। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, आएगा समझ में। मैंने ये बोला कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जो बेसिकली नॉर्मल लाइट आपको दिखती है, सारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, सारी अनपोलराइज्ड लाइट है वाली। और इन लाइट्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है ना, ये हर प्लेन में होती है। हर प्लेन में कहने का मतलब,
जब आपके पास लाइट आएगी ना तो वो ऐसे आ रही है। देखो आप फ्रंट व्यू लीजिए इसका, वो लाइट का एक वाइब्रेशन ऐसे ऐसे आपके पास आ रहा है, उसमें हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी है, ऐसा वाला वाइब्रेशन भी है, मतलब इस प्लेन पे भी वाइब्रेट कर रही है चीजें, तिरछा वाला भी है और ऐसे वाला भी है। कह रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, आइए मैं दिखाता हूं। मतलब कि उसके पास वाइब्रेशन ये वाला भी है, इसके पास वाइब्रेशन ये वाला भी है। ये बनाने का मतलब ये है कि ये वाले वाइब्रेशंस भी हैं ऊपर नीचे वाले, ये हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशंस भी हैं इसके पास, ये वाला वाइब्रेशन भी है और ये वाला भी है। मतलब कि जब आपके पास वेव आ रही है ना तो इट इज नॉट वाइब्रेट इन सिंगल वर्टिकल प्लेन, इट इज वाइब्रेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन, इट इज वाइब्रेटिंग इन दिस प्लेन। हर प्लेन में वाइब्रेट करती हुई आप तक आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? इस लाइट को बोलो हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। सुनिएगा पूरी बात को। तो एक ऐसी लाइट विच हैज वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन्स इज सेड टू बी द अनपोलराइज्ड लाइट। और ये मैंने आपकी बुकलेट में मेंशन करा हुआ, अगर आप बुकलेट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अनपोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन यही है। बट डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक आपने ये देखा ना हो। सो पहली चीज तुम्हें क्लियर हुई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आ रही बात। चलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। आप लोग जब धूप में जाते हैं तो आप लोग वो गॉगल्स लगाते हैं, तो वो ब्लैक वाले चश्मे लगाते हैं। जैसे ही आपने वो सन ग्लासेस लगाए तो उससे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि रोशनी ना कम हो गई, जो तुम देख नहीं पा रहे थे सूरज को अब देख पा रहे हो आसानी से। नाइट विजन ग्लासेस होते हैं, जब मतलब कार चला रहे होते हैं तो आंखों पे रोशनी पड़ती है, तो वो नाइट विजन ग्लासेस लगा लीजिए, रोशनी जो होती है कम हो जाती है, आती है लेकिन कम हो जाती है। अब समझिएगा, वो होता है पोलराइजर की वजह से। मतलब कि जो लाइट उन चश्मों से आप तक आती है वो होती है लाइट पोलराइज्ड लाइट। अब वो कैसे होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ढंग से समझिएगा। ये जो लाइट आपके सामने है ये लाइट कौन सी है? बोलो अनपोलराइज्ड लाइट है। और इस लाइट के वाइब्रेशंस बोलो क्या है? हर प्लेन में। कनक बात समझ में आई? ये वाली नहीं आई? ये बताओ पहले अनपोलराइज आना चाहिए भाई, समझ में नहीं आया? फिर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछूंगा खत्म होने के बाद, देखते कितने बच्चे सोच पाएंगे। अनपोलराइज्ड लाइट सबको समझ में आ गई। मैंने आपसे ये बोला कि एक ऐसी लाइट जिसके पास वाइब्रेशंस हर प्लेन में होती है। मतलब ये लाइट सिर्फ ऐसी नहीं होती जिसमें एक वेव ऐसे आ रही हो। ये वाली तो आ ही रही है, मैं आपको दूसरी बना के दिखा देता हूं। इसके साथ जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना उस पर भी आ रही है ऐसे। समझ रहे हो? समझे मेरी बात को मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब कि ये वाले वाइब्रेशंस भी हैं, ये वाले वाइब्रेशंस भी हैं, ये वाले और टेढ़े वाले वाइब्रेशन भी हैं, ऐसे वाले वाइब्रेशन में तो पूरा गुच्छा आ रहा है ऐसे वेव का। एक वेव नहीं आती, पूरा गुच्छा आता है ऐसे। और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा ईएम वेव चैप्टर के अंदर, ठीक है? सो अगर वो ऐसे आ रही है तो मैंने क्या बनाया है? ये फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है बोलो? अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको लाइट के वाइब्रेशंस ऐसे भी दिख रहे हैं, ऐसे भी दिख रहे हैं, ऐसे भी दिख रहे हैं और ऐसे वाले भी दिख रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। द लाइट विच हैज वाइब्रेशन इन the light which has vibrations in all planes. सहमत हो? चलिए, अब क्या होता है बच्चों, इस लाइट को पास कराया जाता है पोलराइजर के थ्रू। पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर मान के चलिए कि इस तरह का केमिकल हम मतलब सब्सटेंस तैयार करते हैं जिसके अंदर ना हम लोग ना उसके अंदर ना एक पर्टिकुलर टाइप की विंडो बनाते हैं। इनको आप लोग ना फिजिक्स के अंदर निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं, लेकिन मैं उस तक बात नहीं करूंगा, वो सिलेबस से कट गया है आपका सारा पोर्शन। आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है? इन्हें कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए मैंने अपना हाथ ऐसे रख रखा है, तो ये मुझे बताओ जरा, ये एक तरह का पोलराइजर है और इस पोलराइजर में ना आपको विंडोज दिख रही होंगी। कैसी विंडोज दिख रही है बोलो? जो एक गैप है ना आशीष इधर, ये जो गैप दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक तरीके की विंडोज है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें से अनपोलराइज्ड लाइट को पास कराओगे, सामने से एक पीछे से एक अनपोलराइज्ड लाइट आई और सामने ना इस तरह का पोलराइजर रखा हुआ है, इसको पोलराइजर क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो मुझे बताओ इसमें से क्या सारी वाइब्रेशन पास हो पाएंगी? बताओ कौन सी वाली वाइब्रेशन पास हो जाएगी? जो ये वाली वाइब्रेशन है वो तो पास हो जाएगी, लेकिन जो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन आ रही है क्या वो पास हो पाएगी? अरे नहीं आ रहा समझ में। इस दरवाजे में से, दरवाजा एक तरीके के पोलराइजर की तरह काम करेगा, एक विंडो बनी हुई है, आप इसमें सीधे तो चले जाते हो, लेकिन क्या लेट के ऐसे जा सकते हो रोल करते हुए? नहीं जा पाओगे। क्यों भैया? क्योंकि जगह ही नहीं है। सेम अगर ये मेरी विंडो ऐसी है, ये विंडो ऐसी है, अगर ये विंडो ऐसी तो इसमें से ये वाली वाइब्रेशन तो पास हो रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली वाइब्रेशन बिल्कुल ही क्या हो जाएगी बोलो? कैंसिल। थोड़ी बहुत ये वाली वाइब्रेशन हल्की फुल्की पास हो जाएगी, ये वाली भी हल्की फुल्की पास हो जाएगी, लेकिन ये वाली वाइब्रेशन तो बिल्कुल क्या होगी? कैंसिल। समझो इस बात को। तो हमारे जो चश्मे होते हैं ना, जो हमारे को गॉगल्स लगाए जाते हैं, बेसिकली आपके जो आंखों पे भी ये वाला चश्मा लगा, ये नहीं है, ये पोलराइड नहीं है, ये पोलराइड नहीं है। सोचो तुम इससे देखोगे ना सूरज में तो बिल्कुल उतनी ही आपको चमक लगेगी उसकी। लेकिन जो काले वाले चश्मे होते हैं, इधर
जो काले वाले चश्मे होते हैं, वो चश्मे की जो पोलराइजर होगी वो ऐसे होगी। अंदर ही अंदर वो ऐसा है। अब आप बताओ, जब वो ऐसा है, चश्मा लगाते के साथ ही क्या होगा, सिर्फ कुछ ही वाइब्रेशंस आपकी आंखों में आएगी, बाकी सारी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, बाहर ही रुक जाएगी। होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा समझ में? फिर नहीं सुन रहे, फिर फंसेंगे, फिर पेपर में क्वेश्चन आएगा, फिर टेंशन में आओगे। कलर वो अलग चीज है, लेकिन मेरे को पहले आप मेन बात पकड़ो। मैंने बोला कि अगर मैंने ऐसा पोलराइजर लगा दिया, किसी एक ही तरह की वाइब्रेशन पास होगी, बाकी सारी वाइब्रेशन बोलो क्या हो जाएगी, कैंसल्ड। अगर मैं बोलूं ऐसा बना दूं तो अब ऐसा भी बन सकता है सर, ऐसा भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वाला वाइब्रेशन है तो हॉरिजॉन्टल वाला चला जाएगा, वर्टिकल वाला ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बोला है कि नहीं? लेकिन इतना पक्का है, इस प्रिज्म से पास होने के बाद अब मेरी लाइट के बाद जो वाइब्रेशंस है वो बोलो क्या है, सिर्फ एक प्लेन में। किसमें बोलो? एक ही प्लेन में। हाँ, ये बढ़ रही है आगे की तरफ, वो एक अलग चीज है, क्योंकि वाइब्रेशंस ऐसे आती रहेंगी और निकलती रहेंगी आगे की तरफ। लेकिन इसके बाद जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ बोलो किसमें, बोलो एक प्लेन में। अगर वाइब्रेशन एक प्लेन में, तो लाइट बोलो कैसी हो चुकी है, पोलराइज्ड लाइट। और इसीलिए पोलराइज्ड लाइट उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती जितनी बोलो क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारा पोलराइजर है, ये हमारा बोलो क्या है। क्यों पढ़ा रहा हूँ वो सब देखो, थोड़ा सा लग रहा है फिजिक्स में आ गए, केमिस्ट्री जो छूट गए पीछे, बात करेंगे। ये लाइट अनपोलराइज्ड है, और पोलराइजर में से पास कराने के बाद ये लाइट बोलो कैसे हो चुकी है, पोलराइज्ड। हम बोलेंगे द लाइट विच इज वाइब्रेशन इन ओनली इन वन प्लेन, द लाइट विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, और बनाना चाहो और बना दो, ऐसा है, मतलब कि सारी वाइब्रेशन सब ऐसी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये आगे की तरफ तो बढ़ रही है, आगे की तरफ तो समझ नहीं आ रहा, पास होती जा रही है, वाइब्रेशंस आ रही है। इससे हमारी लाइट बोलो क्या होती है, पोलराइजर से पास होने के बाद कम इंटेंस हो जाती है। अर्जुन नहीं आया समझ में? इंटेंसिटी ऑब्वियसली बात है ना यार, कम हो जाएगी। आपने चश्मा लगा लिया, सिर्फ कुछ ही वाइब्रेशन पास हो पा रही है, बाकी रुक गई है। और ऐसा फिजिक्स में बताया भी जाता है कि अगर पहले इंटेंसिटी आई है ना, तो पोलराइजर से पास कराने के बाद बस I/2 बचती है। कितनी बचती है बोलो? I/50% ऑफ द इंटेंसिटी गेट, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द पोलराइड्स होते हैं, 50% कम हो जाती है। नहीं आया ना समझ में? पक्का? हाँ, 50 पोलराइड्स बोलते हैं, पोलराइड्स। ठीक है, अरे पिटेगा तू, इधर देख ले। अब मुझे बताओ जरा, ये लाइट होगी पोलराइज लाइट। अब कहते हैं इसके बाद एक और बड़ी जरूरी बात है बच्चों, अब हमने इन पोलराइज लाइट को बोलो किस पे गिराया, बोलो कंपाउंड पे। मैं लिखता हूं पोलराइज लाइट फॉल ऑन कंपाउंड। बच्चों बहुत बहुत जरूरी चीज है, समझ लीजिए। ये मैंने बोला पास थ्रू पोलराइजर, हमने अनपोलराइज लाइट को किससे पास कराया बोलो? पोलराइजर से। और ये हमें क्या मिला बोलो? अनपोलराइज पोलराइज लाइट मिली। फिर हमने उस पोलराइज लाइट को बोलो क्या करा बच्चों, बताओ जरा। हमने उस पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड पे गिराया। और अब आते हैं भैया लास्ट बात पे, सुनते चलो। मैं पूरे टॉपिक को ना समराइज कर रहा हूं, अगर तुम लोग समझ पाओ तो। ये समरी चल रहा है, मैं जो तुम्हें थियोरेटिकली पढ़ाने वाला हूं सब कुछ लिखवा रहा हूं, इसी के बताओ, एक ही चीज में समझा रहा हूं। अब कंपाउंड के ऊपर जब हम लाइट को गिराते हैं ना, तो बच्चों यहां थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट ना ज्यादा नहीं डाला, तो थोड़ा ही डाला है बिल्कुल। आप बस ये समझ लीजिए कि जब कंपाउंड पे लाइट गिरती है, अब मेरा वो बहुत मेजर क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए। हर बार कोई 2 या 3 बच्चे उसका आंसर कर पाते हैं, देखते हैं आपकी क्लास में बच्चे हैं कि नहीं। मैंने बोला कि मैंने पोलराइज लाइट को गिराया, और वो पोलराइज लाइट जब कंपाउंड पे गिरती है ना, तो लाइट या तो लेफ्ट में रोटेट हो जाती है या राइट में, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है। कुछ आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि लाइट जब गिरती है तो वो आपको पता है अपने पास से बोलो क्या होती है, बैंड हो जाती है, पता है ना। ये तो बैंड हो जाएगी, अवे होगी, वो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब छोड़ दीजिए, वो तो अलग चीज है। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि जब मैंने लाइट को कंपाउंड पे गिराया, तो मेरी लाइट या तो राइट में रोटेट होगी, या बोलो किसमें, लेफ्ट में रोटेट होगी, या हुई ही नहीं रोटेट। अगर हुई नहीं तो बताऊंगा उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी नहीं, मेरा वो क्वेश्चन कुछ और है, मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा। मैंने बोला अनपोलराइज्ड लाइट कुछ होती है, फिर मैंने बोला बोलो पोलराइज्ड लाइट कुछ होती है, फिर मैंने बोला बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कुछ होते हैं, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली, सुनते चलो, फिर कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। बातें नहीं, ढंग से सुन लो। अगर मैंने कंपाउंड को लाइट को कंपाउंड पे गिराया, और मेरी जो लाइट है ना वो ऐसे थी पहले,
लेकिन अब वो ऐसे हो चुकी है, मतलब लाइट कुछ एंगल से बोलो क्या कर गई है, रोटेट कर गई। क्या कर गई बोलो? अगर लाइट रोटेट कर गई है तो मैं कहूंगा मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। लाइट को रिस्पॉन्ड करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सुन लीजिए अच्छे से। और अगर उसने लाइट को रोटेट ही नहीं करा तो बोलेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। द कंपाउंड इज ऑप्टिकली, समझो, लाइट गिरी और उसको रोटेट करा तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं करा तो बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोबारा सुनिए एक बार, सारी फाइनल चीजें करता हूं भाई दोबारा से। क्या होती है अनपोलराइज्ड लाइट? सर अनपोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसकी वाइब्रेशंस बोलो हर प्लेन में होती है। फिर हम उसको पास कराते हैं पोलराइजर से, उसको पहले क्या बनाते हैं, पोलराइज्ड लाइट। फिर उस पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करते हैं बोलो, एक कंपाउंड पे गिराते हैं, और कंपाउंड ने अगर लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, राइट में या लेफ्ट में, तो हम बोलते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मोरओवर एक बात और बोली जाती है कि इसके बाद आता है वो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, लिख भी देता हूं मैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, क्या होता है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और एक क्या होता है, सुनते चलिए बस, एक होता है लीवो रोटेटरी। रोटेटरी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? देखिए ग्रीक में ना डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट और लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। सुन लीजिए, ग्रीक में डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट और लीवो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अगर कंपाउंड ने राइट में रोटेट करा तो वो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में रोटेट करा तो बोलोगे लीवो। सुन लीजिए दोबारा से, पोलराइज्ड लाइट को मैंने कंपाउंड पे गिराया, क्वेश्चन आने वाला है, पोलराइज्ड लाइट को मैंने कंपाउंड पे गिराया, अगर वो रोटेट हुई लाइट तो ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, और नहीं हुई तो बोलो क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो राइट में रोटेट करा होगा या बोलो किसमें, लेफ्ट में। अगर राइट में करा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में करा तो बोलो क्या। तो ये सारी डेफिनेशन समझ में आ चुकी है। अब मेरा मेन क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेरे को कंपाउंड की चेक करनी थी, वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो पोलराइज्ड लाइट ही क्यों गिराई, अनपोलराइज्ड गिरा के चेक कर लेते। सोच लो सब बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन ये है कि क्यों कंपाउंड पे पोलराइज्ड लाइट ही गिरा के देखी गई कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, अनपोलराइज से काम क्यों नहीं चलाया। सोच लिया सबने? चलो वन बाय वन बता दो। आदर्श बताओ क्यों, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, मजा नहीं आया, बताओ शिवानी। कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बताओ अनुराग। और उससे क्या होगा, बहुत सारे प्लेन में रोटेट करते तो पता नहीं चलेगा। अनुराग तेरा क्या कहना है? रोटेट भी होगा तो पता नहीं चलेगी, सबका ही है। तो आपकी क्लास में तो बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। देखिए एक सिंपल सी बात है, अनपोलराइज्ड लाइट है। मेरे पास अगर मान लीजिए पेन दिखाइए आप लोग, एक पेन और दे दो। अगर ये जो लाइट है मेरे पास, एक और दे दो। अगर ये लाइट के वाइब्रेशंस ऐसी हैं और मान लो, और देखो आप एक चीज गलत सोच रहे हैं कुछ बच्चे की, कुछ लेफ्ट में रोटेट करेगी कुछ राइट में, ऐसा नहीं होगा। लाइट गिरेगी तो कंपाउंड या तो लेफ्ट में रोटेट करता है सबको, या बोलो किसमें, राइट में। अब सोचिए अगर ये चीज सारी की सारी 30 डिग्री से लेफ्ट में रोटेट हो गई, पता क्या लगा, ये तो पेन आपको अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, अगर अलग अलग कलर के ना हो तो तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि सर ने रोटेट करा कि नहीं करा। समझो, क्योंकि सारी वाइब्रेशन हर प्लेन में है, तो मैं इसको रोटेट करता रहूं तो हर जगह से बोलो कैसा दिखेगा, एक जैसा ही दिखेगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट को आप गिरा लीजिए, वो रोटेट होगी तो भी नहीं पता लगेगा कंपाउंड ने रोटेट करी या नहीं करी। बट सोचिए कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वाइब्रेशंस है और ये रोटेट हो गई तो बिल्कुल पता लग रहा है कि रोटेट हुई है, नहीं आ रही बात समझे। दैट इज व्हाई वी चूज द पोलराइज्ड लाइट। हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं सीबीएसई कभी भी, क्योंकि ये दिया ही नहीं हुआ आपके एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं बस आपसे जनरल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्यों पोलराइज्ड लाइट ले रहे, ये मेरी तरफ से था।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात कि अनपोलराइज को चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन आपके पास है, बिकॉज ये रोटेट भी होगी तो पता नहीं चलेगा। हाँ, पोलराइज वाली रोटेट होगी तो वाइब्रेशन एक ही प्लेन में है तो पता चलेगा भाई। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए एक फाइनल रिकैप लेते हैं चीजों का। तो मुझे आप लोग सब बच्चे बस ये बताना शुरू करें, क्या तुम्हें पता है कि क्या होती है अनपोलराइज्ड लाइट? सर, अ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस इन एवरी प्लेन इज सेड टू बी द अनपोलराइज्ड लाइट। नहीं आया। द लाइट विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन इज सेड टू बी द polarized light. And how it can be formed? It can be formed when the unpolarized light is passed through the polarizer. The natural light is always the unpolarized light. Natural light बोलो क्या होती है? Unpolarized. उसको पास कराते हैं पोलराइज से तो बोलो क्या बनती है? पोलराइज्ड लाइट बनती है, राइट? अब तो नहीं भूलोगे, कोई पूछेगा तो। अब उसके बाद जो अनपोलराइज्ड लाइट है, हमने उनको कंपाउंड्स पे गिराया और कंपाउंड्स ने लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करा है, बोलो किसमें? राइट में, या रोटेट ही नहीं करा। अगर रोटेट करा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा, तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है। और अगर रोटेट नहीं करा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर रोटेट करा और राइट में रोटेट करा तो बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और रोटेट करा लेफ्ट में रोटेट करा तो बोलेंगे लीवर रोटेटरी है। नहीं आ रहा समझ? तो मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ गई, पक्का? अब चलिए, अब बात ये भी आती है बच्चों, टॉपिक तो क्लियर है आप लोगों को, बुकलेट से आप लोग सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन मैंने समझा सारा दिया। या नहीं आया समझ? सबको क्लियर है? नीरज, डाउट लग रहा है इसमें कोई? चलो, अब लेकिन बात यह है कि अगर मान लो मैं एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन कर दे कि तुम्हें दो कंपाउंड बना के दे दे और बोले कि बताओ जरा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दो कंपाउंड बना के दे दे और बोले बताओ जरा विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज ऑप्टिकली, कैसे बताओगे? कह रहा लाइट को गिरा के देखेंगे। वही तो पूछ रहा हूं। कहां से ला रहा तू ये चीज? ये दो कंपाउंड आपको आते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन बड़ा साफ पूछा जाता है, विच कंपाउंड आउट ऑफ दीज टू इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हर्ष, यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब कि जब लाइट को गिराएंगे तो वो लेफ्ट में रोटेट करेगा, मतलब रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मेरी पूरी बात सुनिए, पेपर में ना जनरली मैंने क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से नहीं देखे कि वो आपको बोले कि बताओ लिबोरेटरी क्या होता है, डेक्स्ट्रो क्या होता है, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन आते हैं ये वाला एग्जाम में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले वो सब पता तो होना चाहिए कि तुम्हें वो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है। तो इसलिए वो सब पढ़ाया जाता है, इसको करने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा यही एग्जाम के अंदर। अब मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा, आप लोगों को बस वो याद करनी है और ऐसे ही बता देता है। मतलब इन्होंने थ्योरेटिकली इस चीज का रूल बना दिया, इन्होंने ऑब्जर्व किया पहले और उसका पीछे थ्योरेटिकली बोलो क्या बना दिया, रूल बना दिया। कैसा रूल बनाया वो सुनिए। अगर आपको अपने कंपाउंड में एक भी असिमेट्रिक कार्बन मिल रहा है, असिमेट्रिक कार्बन मिल रहा है, क्या होता है असिमेट्रिक कार्बन बताऊंगा, तो ध्यान रखना हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली, सुन लीजिए, असिमेट्रिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, सॉरी असिमेट्रिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है the carbon whose all four substituents are different। सुन लीजिए, बहुत बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा काम का, पेपर में आया हुआ है। आपको अगर आपके कंपाउंड में एक भी असिमेट्रिक कार्बन मिल जाए, सिमेट्री मतलब सेम होता है, असिमेट्री मतलब एक जैसा नहीं होना, तो कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन मिल जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और सिमेट्रिक मिल जाए तो बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उल्टा हो गया ना। और असिमेट्रिक क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग होते हैं, चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग होते हैं। अगर कोई ऐसा कार्बन पूरे कंपाउंड में एग्जिस्टेंस में, एक कार्बन भी, 20 कार्बन लगे हुए चेन में, लेकिन अगर एक कार्बन भी ऐसा मिल गया
जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट बोलो क्या है, अलग हैं, तो हम बोलेंगे कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, असिमेट्रिक कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये कैसे पता लगेगा? इस कंपाउंड में कार्बन बताइए कितने हैं, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4, 2 हैं, एक CH3 का और एक ये रहा। ये कंपाउंड एक्चुअली में अगर तुम्हें लगता हो टेंशन की भैया पता नहीं क्या बना दिया सर ने, तो मैंने ये बनाया बच्चों, CH3 CH BrCl, ये कंपाउंड है बस और कुछ नहीं। आप जानते हैं डॉट भी कार्बन को इंडिकेट करता है, वो तो कार्बन है ही। तो अगर ये 2 कार्बन है तो इस कार्बन पे मुझे बताओ क्या ये कार्बन असिमेट्रिक है? क्या ये कार्बन असिमेट्रिक है अर्जुन? 3 हाइड्रोजन है भाई। अच्छा बच्चे कहेंगे 3 हाइड्रोजन है, एक क्या है सर? भाई इधर अर्जित, 3 हाइड्रोजन है, एक पूरा ये मानोगे, पूरा सामान जो भी लगा हुआ है सर 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि सेम तो हो गए सर, चारों अलग होने चाहिए थे, 3 हाइड्रोजन एक जैसे, मतलब ये तो असिमेट्रिक नहीं है। इस कार्बन को चेक करो क्या ये असिमेट्रिक है? तो इस पे एक लगा हुआ है क्लोरीन अलग है, एक लगा हुआ ब्रोमीन अलग है, एक लगा हुआ हाइड्रोजन अलग है और एक लगा हुआ CH3। नहीं नहीं नहीं, इससे हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इससे कार्बन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इससे लगा हुआ है CH3। क्या लगा बोलो? और कहीं और तो CH3 नहीं है ना, यहाँ H है तो कहीं और तो H नहीं है ना, कहीं यहाँ और H है, अरे वो H उससे लगा हुआ भाई, इससे तो CH3 लगा हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता? इधर बोलो Br, कहीं और तो Br नहीं है, इधर Cl है, इधर और तो Cl नहीं है, तो मैं कहूंगा ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है। बच्चों इधर उसको हम स्टार बना के डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक बना देते हैं वहां पर, ये बुक्स डिनोट करते हैं इस चीज को। तो अगर आपके कंपाउंड में एक भी असिमेट्रिक कार्बन मिल गया तो कंपाउंड बोलो क्या मिल गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान रखना ये लाइट को रोटेट करेगा, कहां करेगा वो नहीं पता, लेकिन रोटेट करेगा। तो बोलेंगे ये कंपाउंड बोलो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? चलो इसको बताओ, इसके ऊपर कार्बन है 3 हाइड्रोजन, असिमेट्रिक तो नहीं है सर। ये वाले पे 3 हाइड्रोजन, असिमेट्रिक तो नहीं है सर। ये वाले पे एक Cl एक H, अब एक CH3 और एक और CH3 सर सेम मिल गए सर, ये कार्बन भी असिमेट्रिक नहीं है, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए थे। इस पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, इस पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, इस पे 2 CH3 एक जैसे हो गए, और तो कार्बन है ही नहीं। तो ये असिमेट्रिक कार्बन, ये कंपाउंड असिमेट्रिक कार्बन कंटेन नहीं करता और असिमेट्रिक कार्बन नहीं है इसके अंदर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। बोलो क्या होगा ऑप्टिकली? कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन करोगे? हाँ चलो, सेम क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? बस ये लास्ट ही है। हाँ क्या? नहीं यहां पर हाँ हो जाता, फिर वो पूरा CH2OH माना जाता। एक बार मुझे एनसीईआरटी दो, लिखो भाई क्वेश्चन, बुकलेट में होगा शायद, देखना डायग्राम नहीं बना होगा लेकिन शायद। अरे तुम बताऊंगा कैसे आता है, क्या होता है फाइनल तक ना उनके पास चैप्टर बहुत सारे होते हैं आदर्श, तो उनको हर चैप्टर से कम मार्क्स मिलते हैं, और जब हर चैप्टर से कम मार्क्स मिलते हैं तो उनको बहुत स्पेसिफिक चीज देनी होती है, तो दे प्रीफर SN1 एंड SN2 ओवर ऑल दिस टॉपिक्स, है ना। लेकिन जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा तो उनको पता है कि इस चैप्टर से 15 नंबर का 12 नंबर का बना सकते हैं, लेकिन कभी भी वो झटका दे सकता है।
भाई इंटीग्रेशन आता है फर्स्ट टर्म में, अगर उन्होंने हटा दिया बात अलग है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन आता है फर्स्ट टर्म में। क्या आ रहा है इनऑर्गेनिक में से? कोऑर्डिनेशन तो मैं कराऊंगा अभी, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर अल्कोहल फिनोल आ रहा है तो वो कराऊंगा, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं कराऊंगा। अल्कोहल फिनोल आ रहे हैं? चलो भाई, आपके पास क्वेश्चन सुन लीजिए, 3 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करके दिया हुआ है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, उन दोनों में से कौन सा, और इन दोनों में से कौन सा। कर लो, अबे तसल्ली से कर लो। ऐसे भी नहीं था कि दोनों ऐसा भी नहीं था कि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा ऑप्शन दिया आपने। हो सकता है दोनों भी हो सकता है दोनों ही ना हो। अब करो। अबे दोनों ऐसे ही ना इसमें इसमें देख हो गया? बताऊं? चलिए क्वेश्चंस देखिए। पहला बताओ कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है? पहला वाला ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि अरे इधर लखन, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो सिमेट्रिक नहीं है सर। लेकिन इस वाले को देखे तो एक H, एक OH, एक Br, एक CH3 सर, चारों अलग हैं। तो सर ये वाला तो मुझे दिख रहा है कि ये तो असिमेट्रिक है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। OA मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। नहीं आने बात समझे? इस पे बात करूं तो बच्चों 3 हाइड्रोजन हो गए, नहीं हो सकता, सिमेट्रिक है। ये वाले पे 2 Br हो गए, सर ये भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली नहीं आ रही ना बात समझ में? अगला बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा मैं कार्बन पे पॉइंट करूंगा, आपको बताना है वो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। चलो ये सिमेट्रिक, अरे 3 हाइड्रोजन है, ओए इधर सिमेट्रिक है। ये वाला एक OH, एक H और एक CH3,